देखिए, सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो हमने यहाँ पर टॉपिक किए वो हमने एक टॉपिक को पढ़ा है। अब उस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है कई तरीक़ों से घूम घूम कर आ सकता है। थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन जो है बनाकर दे देते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हो जाए कन्फ्यूज हो जाए। उसके लिए अगर आपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा और टॉपिक कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर है, तब आप उसका आंसर जो है बना सकते हैं। तो पहली बात तो यही कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, उसका कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर जो है प्रॉपर वे में लिख कर आए। उससे अलग हम प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसका समझ नहीं आता कि इसके आंसर में हमें एग्जैक्टली क्या लिखना है, वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। हाँ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का एक पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, कोड है 301। ठीक है, ये आपका 2019 का पेपर है। 2020 का पेपर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही अवेलेबल होगा मैं आपके सामने भी लेकर आऊँगी, शेयर करूँगी। और ये जो पेपर होता है, पैटर्न अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो 3 आवर्स का पेपर होता है। और सभी पेपर आपके बीएड सेकेंड ईयर की बात कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर में आपके 100 मार्क्स के पेपर होते हैं टोटल, जिसमें से 20 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जामिनेशन के होते हैं और 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल मेन एग्जाम होता है। सेकेंड ईयर में आपके टोटल 50 मार्क्स का एक सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, जिसमें से 10 मार्क्स आपके इंटरनल के जोड़े जाते हैं और 40 मार्क्स का आपका एग्जाम पैटर्न होता है। ठीक है, इसमें आपके 3 आवर्स दिए जाते हैं। लास्ट ईयर कोरोना की वजह से थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया था कि आपका जो एग्जामिनेशन था वो 3 आवर्स की जगह 2 आवर्स का रखा गया था, जिसमें कि आपके क्वेश्चंस के नंबर कम कर दिए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन के नंबर कम करके उनकी मार्किंग ज़्यादा कर दी गई थी। जैसे लॉन्ग आंसर अगर है तो 8 मार्क्स का जहाँ पर पूछा जाता था, वहाँ पर 12 मार्क्स का उसको लॉन्ग आंसर कर दिया गया था। लेकिन ये चेंज सिर्फ लास्ट ईयर किया गया था कोरोना की वजह से। अब इस ईयर कैसे एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, इसके लिए अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा वो भी आप तक शेयर कर दिया जाएगा। तो उसके लिए भी आप जो है बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है शेयर कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल आप क्या करेंगे, जो आपका 2019 का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। ठीक है, 2019 का जो आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। अगर कोई भी चेंज होता है तो आप तक शेयर कर दिया जाएगा। तो मार्क्स जो है टोटल 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले सेक्शन ए आता है, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने होते हैं। लॉन्ग आंसर आपको 4 से 5 पेज का लिखना होगा और 4 से 5 पेज दोनों साइड के काउंट करके। जैसे आप किसी भी कॉपी के बीच का एक जोड़ा निकाल लेते हैं, 2 पेज अगर दोनों तरफ से काउंट करते हैं वो 4 पेज होते हैं। ठीक है, तो वो एक जोड़ा जो होता है वो मैं 4 पेज यहाँ पर काउंट कर रही हूँ। तो 4 से 5 पेज का आपका आंसर लिखना इनफ है CCS यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। बाकी यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न है उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 मार्क्स के आपके लॉन्ग आंसर हैं, 3 लॉन्ग आंसर है तो 24 के। लास्ट ईयर आपके 12 मार्क्स के आपके जो है क्वेश्चंस आए थे। अब यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और उसका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंपेयर द जनरल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इन डिटेल। मतलब हमें सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा की विस्तृत तुलना करनी है, आपस में कंपैरिजन करनी है। तो यहाँ पर इसमें क्या लिखना है, आपका कंपैरिजन पूछा हुआ है, मतलब डिफरेंस ही आपको एक तरीके से बताना है। आपको जनरल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का बीच क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, वो आपको डिटेल में बताना है। इसके बारे में डिटेल से आंसर लिखना है। अब इसका आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, एक तो ये है कि आप लिखना स्टार्ट कर दें, लेकिन नहीं, थोड़ा सा लिखने का पैटर्न ज़रूरी होता है। बीएड के एग्ज़ाम में आपने आंसर में क्या चीज़ लिखी वो बहुत कम मैटर करती है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो करता है आपकी हैंडराइटिंग और आपकी प्रेजेंटेशन। अगर आपने क्वेश्चन में आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है और आंसर को एक परफेक्ट वे में, एक सिस्टमेटिक वे में लिखा है, तब आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बेस्ट होती है और आपको मैक्सिमम मार्क्स आने की चांसेस रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले जब
किसी भी क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन पूछा जाए या डिफरेंस पूछा जाए तो पहले आप उन 2-3 टॉपिक जिसके बीच कंपैरिजन पूछा गया है उनको आप अलग अलग डिफाइन करेंगे, मतलब उनकी डेफिनेशन लिखेंगे क्या होती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप जनरल एजुकेशन क्या होता है उसके बारे में 5-6 लाइनों में आप उसको डिफाइन कर देंगे, डेफिनेशन दे देंगे। उसके बाद आप स्पेशल एजुकेशन हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में आप डेफिनेशन देंगे। उसके बाद आप इंक्लूसिव एजुकेशन हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में डेफिनेशन दे देंगे। यहाँ से आपका लगभग 1.5 पेज जो है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, आपके कॉपी का 1.5 पेज लगभग फिल हो जाएगा। यहाँ पर अब आपने तीनों इंक्लूसिव, स्पेशल और जनरल एजुकेशन को जो है डिफाइन कर दिया। अब आप एक टेबल बनाएंगे, टेबल में आप तीनों को 3 कॉलम बनाए अपने टेबल में। ठीक है, और तीनों को अलग अलग कॉलम में करके इनके बीच क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, उसको आप लिख देंगे जिस तरीके से मेरे नोट्स में आप देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आप तीनों को डालेंगे, टेबल बनाएंगे और तीनों को जितना पॉइंट्स जो है इनमें आप लिख सकते हैं वो लिख देंगे। आपका आंसर जो है यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब आप देखेंगे कि क्या आपका आंसर 4 से 5 पेज का हो गया। ये जो आपका टेबल है 1.5 पेज के लगभग की ये बनेगी, तो 3 पेज का आपका यहाँ पर हो गया। अगर आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब डिफाइन करेंगे जनरल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन का थोड़ा और लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अब उसके बाद आपके पास यहाँ पर जगह बच गई तब आप उसमें क्या कर सकते हैं, एक इवैल्यूएशन या एक कंक्लूजन की हेडिंग डालकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, आपका क्या थॉट है, आपके लिए तीनों में से कौन सी बेटर है, किसमें क्या चेंज आने चाहिए, वो पॉइंट आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने थॉट्स जो हैं उनको मिक्स करके वहाँ पर आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं। उससे आपका आंसर जो है जितना आपने लिखा है या जितना ज़रूरत है उतना आपका हो जाएगा 4 से 5 पेज का। क्लियर है आपका ये पहला आंसर? यस मैम क्लियर है। अच्छा मैम, इसमें ये भी है कि हमें जैसे एज अ टीचर या अभी एज अ स्टूडेंट हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है, हम किसी क्वेश्चन का आंसर किस तरह से कितने अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स अगर कोई होते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम, उसमें मेनली यही होता है कि आप आंसर क्वेश्चन को समझ पाएँ और उसको बेस्ट वे में लिख पाएँ। अगर आप नॉर्मली लिखते हुए चले जाएंगे, ना हेडिंग्स है ना कुछ है, तो वो आपके प्रेजेंटेशन पर अफेक्ट करता है। आप खुद ही देख सकते हैं। अगर आप किसी की, आप और छोड़िए, आपका हम वीकली टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट में आप किसी भी अदर मेंबर की PDF लीजिए और उसको कोशिश करिए चेक करने की। आप खुद ही उसको पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत ही कम चांस होता है कि आप पूरा पढ़ पाएँ। और आपके सामने 1-2 टेस्ट है, आप पढ़ लेंगे। एग्जामिनर के सामने इतनी सारी कॉपी होती है, वो कहाँ तक पढ़ेंगे कहाँ तक नहीं। तो वो पहला तो इंप्रेशन उनको राइटिंग से पड़ जाता है, राइटिंग से उनको पता चल जाता है, एक माइंड में इंप्रेशन हो जाता है कि हाँ ये तो बच्चा जो है इंटेलिजेंट है कहीं ना कहीं। भले ही ये थोड़ा मिथ है लेकिन कहीं ना कहीं इंप्रेशन पड़ता है, ये फैक्ट है। दूसरी चीज़, आपके प्रेजेंटेशन पे आपने अच्छे से चार्ट वगैरह बनाए होंगे या ऊपर हेडिंग्स मेंशन कर दी, वहीं पर ही आपको मार्क्स जो है मिल जाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, हाँ बोरिंग सा लगता है, जैसे आप खुद ही बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में बीच में इमेजेस आ जाएं तो आपको इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, अगर नॉर्मली लिखा हुआ होता है आपको कितना बोरिंग लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आप एक हेडिंग को कंप्लीट कर लें, दूसरी हेडिंग लिखते हो तो उसके बीच में 1 लाइन का गैप ज़रूर छोड़े और 2 क्वेश्चन के आंसर के बीच में 2 लाइन का गैप छोड़े। ठीक है, अब ऐसा भी ना हो कि आपने हाफ पेज का जो है 6-7 लाइन थी वो छोड़ दी, इतना ज़्यादा आप गैप मत रखिएगा बिल्कुल भी। हेडिंग्स के बीच में 1 लाइन का गैप और क्वेश्चन के आंसर के बीच में 2 लाइन का गैप आपका इनफ है, उससे ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। मैम कलर स्केच पेन्स वगैरह हेडिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं या फिर कुछ एक स्पेशल अगर डेफिनेशन हम लिखते हैं कि इस किसी साइकोलॉजिस्ट ने दी है अंडरलाइन करने के लिए, ऐसे यूज करते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जो ये मेन डेफिनेशंस होती है जो किसी विद्वान ने, साइकोलॉजिस्ट ने, जैसे अलग अलग फिलोसोफर्स देते हैं, वो आप बिल्कुल पेज का नहीं, एक्चुअली लाइन के सेंटर में लिख सकते हैं ब्लैक पेन से। ठीक है, या जैसा कि आप कह रहे हैं स्केचेस वगैरह आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बात ध्यान रखनी होगी कि आप जो स्केचेस ले रहे हैं वो पेज के दूसरी तरफ छपना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा क्रिएटिव करने के लिए या अफेक्टिव बनाने के लिए हम स्केचेस का यूज़ कर लेते हैं, हेडिंग्स वगैरह स्केच से डाल लेते हैं और वो सारी जो आप लिखते हैं वो पीछे पेज पर छप जाता है और वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो आप पहले स्केचेस को ये देखिए, अगर वो पीछे नहीं छप रहा है तो बेस्ट है, नहीं तो अगर छप रहा है तो उससे बेटर तो आपका पेन ही है। बस ब्लैक पेन से जो भी आप मेन फैक्ट लिख रहे हैं या आप कोटेशन लिख रहे हैं, कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं किसी फिलोसोफर के द्वारा दी हुई, या आप हेडिंग डाल रहे हैं, वो नॉर्मली ब्लैक पेन से डाल लीजिएगा। बस स्केचेस का यूज़ करते हुए यही ध्यान रखिएगा कि पेज के दूसरी साइड जो है वो छपना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
व्हाट डू यू मीन बाय मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ मेन स्ट्रीमिंग। शिक्षा के मुख्य धारा से आप क्या समझते हैं और शिक्षा के मुख्य धाराकरण की विशेषता क्या है, घटक क्या है, उसके बारे में आप बताइए। तो सबसे पहले तो आप इसके आंसर में मेन स्ट्रीमिंग क्या होती है उसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर देंगे, जितना डिटेल में चाहे एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप नोट्स में देखेंगे तो बहुत शॉर्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उन्हीं को ही आप एग्जाम्पल दे दे के अपनी लैंग्वेज में जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, वही एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने मेन स्ट्रीमिंग को अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया, चार्ट वगैरह अगर बीच में ज़रूरत पड़ती है तो वो बना लीजिएगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इनकी, वो हेडिंग डालिए, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन स्ट्रीमिंग, उसके अंदर आप लिख दीजिएगा। फिर कंपोनेंट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग डालिएगा, उसके अंदर डिफाइन कर दीजिएगा, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो इसकी नीड्स या फिर आप एडवांटेजेस, इन सभी को पॉइंट्स को अपनी तरफ से बनाकर वहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। भारत में समावेशी शिक्षा का विकास के बारे में हमें पूरा डिटेल से बताना है यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, वैसे तो आप सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में आपके एग्जाम हुए नहीं थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन में आपको इंटरनली चॉइस मिलती है। मतलब यहाँ पर और लिखा हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन में से और इस क्वेश्चन में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है, जो आपको बेस्ट लगता हो उसी को कीजिएगा। जिसको आपको लगता हो कि हाँ इसकी एक्सप्लेनेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस में कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर आंसर को सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो कुछ भी बताने का नहीं है, डायरेक्ट जो है आपको डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया लिखना है। अब यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट में कुछ स्टेजेस होती है कि सबसे पहले डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, उसके बाद किस तरीके से हुआ। जैसे इसमें एक होता है कि पहले सेग्रीगेशन था, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है मेन स्ट्रीमिंग आया, इंक्लूजन आया, फुल इंक्लूजन आया, वो पूरा का पूरा जो एक प्रोसेस है। और 2-3 तरीके से इसका आंसर लिखा जा सकता है। उस आंसर की जो PDF है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी आज। सबसे पहले आप क्या करेगा, इनमें जो भी स्टेजेस हैं उन सभी स्टेजेस को आंसर स्टार्ट करते ही फर्स्ट पेज पर ही एक चार्ट में शो कर दीजिएगा। ठीक है, चार्ट आप कितने तरीक़ों से बना सकते हैं वो आप सब जानते हैं। चार्ट में एक तो सिंपली ये तरीका होता है कि आप इस तरीके से आप बना लीजिए। इसमें क्या हुआ, इस तरीके से आप बना सकते हैं चार्ट में जितने भी टाइप्स हैं। और दूसरा तरीका आपका ये होता है कि आपने यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है, तो मेन इस तरीके से आप जो है इसमें यहाँ पर पॉइंट्स लिख सकते हैं, या जो भी नेम्स वगैरह हेडिंग्स मेंशन करनी है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, स्टेजेस वगैरह पहले नाम मेंशन कर दीजिएगा सभी का। एक चार्ट आपका बन जाएगा अच्छा खासा, आपका हाफ नहीं तो फुल पेज आपका फिल हो जाएगा। और उसके बाद उनमें से एक एक पॉइंट्स को लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा और उसके अंदर जितना डिटेल में आप कर सकते हैं उतना एक्सप्लेन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या हम उनके लिए कर सकते हैं फैसिलिटीज़, वो हमें बतानी है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन है हमारा एजुकेशनल प्रोविज़न, तो मेन फोकस हमारा इस पर होना चाहिए। बाकी सारी सब हेडिंग्स लास्ट में आएंगी, पहले मेन ये होना चाहिए। अब क्योंकि गिफ्टेड चिल्ड्रंस है, लॉन्ग आंसर है, तो सिर्फ हमने सिर्फ एजुकेशनल प्रोविज़न लिखकर तो अपना काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिफ्टेड चिल्ड्रंस क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन करने में आपके 5 से 10 लाइन मैक्सिमम चली जाएंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत और लिखना चाहे, ज़्यादा नहीं लिखना है बिल्कुल, थोड़ा बहुत 10-12 लाइन में आप जो है आराम से गिफ्टेड चिल्ड्रंस क्या होते हैं वो आप लिख सकते हैं। सिर्फ डेफिनेशन देनी है। ठीक है, खुद आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस क्या होते हैं। उसके बाद किसी भी विद्वान के द्वारा जो दी हुई डेफिनेशन है, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो दी हुई डेफिनेशन है उसको आप लिख सकते हैं ब्लैक पेन से। तो आपका गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है वो डिफाइन हो गया। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब यहाँ पर आपके सेकेंड यूनिट में गिफ्टेड चिल्ड्रंस के अंदर जो भी मैंने एजुकेशनल फैसिलिटीज़ लिखवाई हैं उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे और उसके अंदर चाहे जितना चाहे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि मेन क्वेश्चन यही है, तो इसका आंसर आप लगभग 2-2.5 पेज में तो बिल्कुल करेंगे। ठीक है, एजुकेशनल प्रोविजंस के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको पहले सबको मेंशन कर दीजिएगा और उसके बाद उनकी हेडिंग डालकर अलग अलग उनको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, लगभग 2 से 2.5 पेज। ठीक है, तो आपने गिफ्टेड चिल्ड्रंस को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब अगर आपका आंसर जो है थोड़ा कम बचता है, आपको लगता है कि 4 से 5 पेज पूरे नहीं हुए, उसके बाद आप बाकी के सारी सब हेडिंग्स डाल सकते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, इनकी हम
पहचान क्या क्या कर सकते हैं, इनकी मैरिज डीमेरिज जो भी आप मतलब एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं वो सब फिर बाद में लिखिएगा। मेन आपका होगा एजुकेशनल प्रोविज़न, जो कि लगभग सबसे ज़्यादा पेज का होना चाहिए, 2 से 2.5 पेज का। ऐसा ना हो कि पूरा गिफ्टेड चिल्ड्रंस के बारे में आपने सब कुछ लिख दिया और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आपने हाफ पेज की या 1 पेज की करके छोड़ दी, नहीं, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन है, एग्जामिनर इसी का ही आंसर देखेगा, तो ये आपका 2 से 2.5 पेज का होना चाहिए। यहाँ पर ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और काफ़ी पॉइंट्स जब हमने डिस्कशन किया था तो आप ही ने बहुत सारे पॉइंट्स और बताए थे। जैसे फर्स्ट है सहायक और चुनौतीपूर्ण शिक्षण वातावरण, ये हालांकि हेडिंग्स में ही लिखे हुए हैं, तो इन सभी हेडिंग्स को आप सबसे पहले चार्ट के थ्रू आप जो है मेंशन कर सकते हैं। चार्ट इस तरीके से भी बना सकते हैं या बीच में आप जो है इनके एजुकेशनल प्रोविज़न लिखकर इस तरीके से आप सभी पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं, तो चार्ट आपका ये भी बन जाएगा। आपका 1 पेज, मुझे लगता है कि 1 पेज इसमें आपका आराम से फिल हो जाएगा, ठीक है। और एग्जामिनर यही पेज देखकर जो है आपके मार्क्स डिसाइड कर लेगा, उसके माइंड में माइंडसेट बन जाएगा। फिर वो बहुत कम चांस होता है कि आगे का पढ़े, अगर पढ़ेंगे तो वो सिर्फ ऊपर से वो होता है ना स्कीमिंग ही करेंगे सिर्फ। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि पहली हेडिंग है सहायक और चुनौतीपूर्ण शिक्षण वातावरण। ये आपने पहले तो चार्ट में सभी पॉइंट्स मेंशन कर दिए जो भी आप लिखने वाले हैं आगे। उसके बाद इसकी हेडिंग डाली और इसमें आप पूरे डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी क्लास में सहायक और चुनौतीपूर्ण शिक्षण वातावरण जो है बनाएं, ताकि वो बच्चे बोर ना हो और उनको नया नया चैलेंज मिलता रहे, उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो शांत रहे। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारे एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आप दे सकते हैं, ठीक है, जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका आंसर जो है 2 से 2.5 पेज का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अक्सर सबसे ज़्यादा गलती यही होती है कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस के बारे में सब कुछ लिख देंगे और एंड के पेज पे एजुकेशनल प्रोविज़न लिखकर और सिर्फ ये 4 पॉइंट्स लिखकर या इनको थोड़ा सा और 5-10 लाइन में बनाकर वो छोड़ देते हैं। मेन क्वेश्चन का जो है ये है, मेन आंसर जो है आपको लिखना है, ये लिखना है कि एजुकेशनल प्रोविजंस क्या है। तो ये लगभग 2 से 2.5 पेज का होना चाहिए। क्लियर है सभी को? यस मैम। 1 पेज चार्ट का इंक्लूड हो जाएगा, मतलब 1.5 पेज का एक्सप्लेनेशन और 1 पेज का चार्ट। हाँ बिल्कुल, आपका 1 पेज का, हाफ पेज का, जितना आप चार्ट बना सकते हैं। अगर आप चार्ट सर्कल वाला बनाते हैं तो आपका फुल पेज फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और वो इंक्लूड हो जाएगा, वो आपका इंक्लूड भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। अब यहाँ पर देखिएगा, आपसे पूछा गया है विशिष्ट बालक कौन होते हैं, क्या होते हैं, इनसे आप क्या समझते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। विशिष्ट बालक में आपके हर तरह के बच्चे आ जाएंगे जो कि नॉर्मल से अलग है। आपके सेंसरी डिसेबिलिटी वाले बच्चे, जिसमें कि आपके हियरिंग इम्पेयर्ड आते हैं, आपके विजुअल इम्पेयर्ड आते हैं, फिर उसके बाद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी भी इसमें आपके आ जाती है, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड आपके आ जाते हैं, गिफ्टेड, टैलेंटेड, हर तरह का बच्चा जो है आपका एक्सेप्शनल चाइल्ड कहलाता है। तो यहाँ पर आपको एक तो तरीका ये है, आप पहले आप बताइए कि आप इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये रहा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ये वही है जो आपका उसमें एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस पूछे गए हैं, वही हैं। तो आप पहले इनकी डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से। यहाँ पर भी देख सकते हैं, चाहे ऊपर की आप डेफिनेशन यूज़ ना करें, आपका यहाँ पर भी यही सेम चीज़ है, चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड। आप इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर विशिष्ट बालकों के बारे में तो पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पर आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखी। अब चाहे इनको आप थोड़ा सा जो पॉइंट्स हैं इनको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, चाहे हेडिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने चार्ट बना दिया पूरा का पूरा, एक कैटेगराइजेशन, ये आपके सब टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस हैं। अब इसके चार्ट को आप जो है, जैसा कि कहा, कॉपी के जो 2 पेज साथ साथ वाले पेज होते हैं उन पर आप पूरा बना सकते हैं। आगे पीछे करके मत बनाइएगा कि एग्जामिनर को पहले आधा जो है पहले पेज पर दिख रहा है और आधा नेक्स्ट पेज पर दिख रहा है, नहीं, कॉपी खोलने के बाद पूरा का पूरा एक साथ दिखे तो वही सबसे बेस्ट है, आगे पीछे मत करिएगा। आपने चार्ट बना दिया, अब उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका आंसर कितना बचता है, कितने पेज का आप लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग को तो आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहाँ पर 9-10 कैटेगरी है, कैटेगरी तो बहुत सारी है, 8-9 कैटेगरी तो मैंने यहाँ पर लिखवाई हुई है।
सबको नहीं करते। यहाँ पर इसमें क्या करना है आपको, मेन जैसे सेंसरी डिसेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में आप बताएंगे, और उनकी हेडिंग्स को या उनके टाइप्स को सिर्फ मेंशन कर देंगे, उनके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, आपने ये यहाँ पर इतना लिख लिया। इसी तरीके से आप जो है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी को, और उसी तरीके से आप जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, इन तीनों को आप डिफाइन करेंगे। सिर्फ इतना ही, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से तो आपका आंसर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और एंड में जब आपके आते हैं ना कि विशिष्ट बालकों की क्या समस्याएं हैं, अब उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि जब आप यहाँ पर लिख रहे हो कि आपने सेंसरी डिसेबिलिटी लिखी, उनके बारे में लिखा, वही की वही ही आप लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ सेंसरी डिसेबिलिटी। उनका आप जो है प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है वो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तीनों के मिक्स पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अलग अलग हेडिंग डालेंगे। तीनों के, यानी कि आपके हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयर्ड और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तीनों के आप मिक्स पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसके बारे में डिफाइन करेंगे और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिफाइन कर देंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या पहले आपने तीनों को डिफाइन कर दिया है और लास्ट में प्रॉब्लम्स की हेडिंग डालकर वहाँ पर आप एक साथ मिक्स्ड पॉइंट लिख सकते हैं। फिर चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो, सभी डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक जो मिक्स पॉइंट्स होते हैं सभी से लिख सकते हैं। कुछ आपने फिजिकली हैंडीकैप्ड से ले ली, कुछ गिफ्टेड से ले ली, कुछ टैलेंटेड से ले ली, इस तरीके से करके आप लिख सकते हैं। क्लियर है सभी के आंसर? चलिए, तो देखिए इसका दो तरीके हो गए। एक तो पहले आपने एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस क्या होते हैं उनके बारे में डेफिनेशन दे दी, डिफाइन कर दिया उनको अच्छी तरीके से। उसके बारे में टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के पूरा का पूरा चार्ट बना दिया। अब उनमें से आप जो है जैसे टाइप्स के भी टाइप्स है ना, जैसे पहला टाइप है आपका सेंसरी डिसेबिलिटी। सेंसरी के अंदर तीन है, एक तो आपका ऑडियो यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, और एक आपका विजुअल इम्पेयरमेंट, और थर्ड है आपका फिजिकली हैंडीकैप। वो तो उन तीनों को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, उनके सिर्फ और सिर्फ नाम मेंशन कर दीजिएगा। एक्सप्लेन या डिफाइन आपको सिर्फ और सिर्फ सेंसरी, इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंट, इन तीनों को कर दीजिएगा। उनके अंदर आप सारी डिटेल लिख दीजिएगा, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, थोड़ा थोड़ा करिएगा। सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ पॉइंट लिखिएगा आप, या सिर्फ हेडिंग्स को मेंशन कर सकते हैं। उनके अंदर एक्सप्लेन कुछ नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन करने चलेंगे आपका आंसर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर सब कुछ आपको सिर्फ शॉर्ट में करना है, जैसा कि आपको नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप मान लीजिए पहला आपने जो है सेंसरी डिसेबिलिटी लिख दिया, और आपने एक टेबल बनाई। पहले में आपने सेंसरी डिसेबिलिटी लिख दिया, दूसरे में आपने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लिख दिया, और तीसरे में आपने डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी लिख दिया। ठीक है, उनको आप अच्छी तरीके से डिफाइन कर देंगे। आप चाहें तो इसी टेबल में ही प्रॉब्लम्स भी मेंशन कर सकते हैं, और चाहे तो अलग से मेंशन कर सकते हैं। तो क्लियर है आपका इसका आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिफाइन इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रंस, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन। तो पहले आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन की हेडिंग डालेंगे, इसको आप डिफाइन करेंगे कि आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन का संवेगात्मक विक्षिप्त बालक से क्या समझते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या समस्याएं होती हैं, वो आप हेडिंग डालेंगे। उनके अंदर उन पॉइंट्स को चाहे तो आप पहले चार्ट में मेंशन करिएगा, और उसके बाद 1 बाय 1 पॉइंट को उठाइएगा और उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर आप एजुकेशनल प्रोविज़न हेडिंग डालिएगा, उसके अंदर पॉइंट्स को मेंशन कर दीजिएगा, और उसके फिर 1 बाय 1 उनको उठाइएगा, हेडिंग बनाइएगा और उनके अंदर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसमें एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 क्वेश्चन एक ही में पूछे गए हैं। तो तीनों को अगर आप 1 से 1.5 पेज में लिखेंगे तो अपने आप ही 4 से 5 पेज हो जाएंगे। क्लियर है?